Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you Heisenberg's uncertainty principle, first year chemistry and chapter 5. But before moving to the lecture, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. Along with it, I am also running the page on Facebook and Instagram with the same name Concept of Chemistry, which you can join by searching out Concept of Chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to join these pages with just a one click. And what will be the usefulness for you? The usefulness for you is that there you could be able to reach out to avail complete lectures of FSC chemistry soon inshallah. So move to the lecture. अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले ना बोहर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन फ्रंट रखते हुए, सामने रखते हुए एक थ्योरी पेश की या प्रिंसिपल पेश किया गया जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि इसको अनसर्टेनिटी क्यों कहा जाता है, डिफेक्ट्स कौन से थे बोर के जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, इसको हम क्या है एक कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के ज़रिए इसको एलैबोरेट करेंगे। सो चलते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोहर थ्योरी कहता था जी इलेक्ट्रॉन इज मटीरियल पार्टिकल। बोहर कहता था इलेक्ट्रॉन जो है वो मटीरियल पार्टिकल है, ये वेव नेचर शो नहीं करता, ठीक है, उसने वेव नेचर को एक्सप्रेस नहीं किया। नेक्स्ट जो डिफेक्ट क्या हुआ उसका, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन अराउंड द न्यूक्लियस। और वो कहता था, चूँकि वो कहता था कि ये मटीरियल पार्टिकल है, तो इसलिए उसने ये भी कहा कि इसकी पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। ये उसके दो इफेक्ट्स जो थे, जो उसके दो पास्टुलेट्स थे, ये उसके क्या है डिफेक्ट्स बन गए। अब इन डिफेक्ट्स को रिमूव किसने किया, डी ब्रोगली। देन डी ब्रोगली प्रूव दैट नो इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली मटेरियल आल्सो हैव वेव लाइक नेचर। डी ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने शो किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मटेरियल पार्टिकल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो मतलब क्या है, डुअल नेचर शो करते हैं। और ये हमने डुअल नेचर वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह क्या है डुअल नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर जब उसने ये कहा कि नहीं डुअल नेचर शो करता है, फिर उसने एक और पॉइंट दिया। वो क्या है, ही आल्सो सेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजिशन एंड मोमेंटम। फिर उसने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना नामुमकिन है, लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, अराउंड द न्यूक्लियस एट द टाइम, एक ही टाइम में विद एक्यूरेसी। ये दो चीज़ें हैं। वो कहता है एक ही टाइम पे और एक्यूरेसी के साथ आप एनर्जी और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब आप एक्यूरेसी के साथ नहीं करते कोई काम, तो उसमें क्या होती है, इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी मतलब अनसर्टेनिटी। तो यही वजह है कि इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब आगे इसकी हम स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, क्या उसकी स्टेटमेंट थी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक नॉट मैक्रो पार्टिकल्स। स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जो हम आम आँख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। मतलब क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल्स। तो वो कहता है कि बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, उनकी मोमेंटम और उनकी पोजीशन साइमल्टेनियसली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और एक्यूरेसी के साथ भी नहीं डिटरमाइन कर सकते। ये दो चीज़ें, एक आप एक ही टाइम पे नहीं कर सकते और एक आप एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट मैक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल क्यों नहीं इस केस में आते, क्योंकि मैक्रो पार्टिकल अगर हो, लेट्स सपोज स्टोन है या बॉल है, उसकी हम पोजीशन और उसका मोमेंटम हम क्या है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। विद अनसर्टेनिटी सो अनसर्टेनिटी, कहते हैं कि इसको आप सर्टेनिटी के साथ नहीं मेजर कर सकते। जब सर्टेनिटी नहीं होगी तो अनसर्टेनिटी होगी, अगर अनसर्टेनिटी होगी तो फिर सर्टेनिटी नहीं होगी, ऐसे ही है ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मैंने जो क्वेश्चन ही पूछा है, वाई कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसकी यही रीज़न है कि हम इसमें मतलब श्योर नहीं होते, 100% श्योरिटी नहीं होती। अगर एक सपोज करें किसी में मतलब पोजीशन में आपको श्योरिटी है, तो आपके पास मोमेंटम के केस में श्योरिटी नहीं होगी, और इस तरह अपोजिट केस। तो इसलिए इसको क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल फॉर्म
what is the mathematical form of uncertainty principle. As we are discussing two things, one is position and other is momentum. And if I say that uncertainty in position is del x and uncertainty is momentum is del p, then we can write this expression that del x product of del p greater than or equal to h over 4 pi, and where h over 4 pi is constant. Why h over 4 pi is constant? Cause h is a Planck constant, it cannot be changed. ठीक है, it is a fixed value, and below 4 is a constant and pi is also constant. So overall this is a fraction of constants, and so we call it as a constant. What is the meaning of this expression? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेल एक्स का और डेल पी का मतलब दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है कोई भी कांस्टेंट है उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा. ठीक है, इसको मैं एक मतलब कॉमन एग्जांपल से भी आपको मतलब इलेबोरेट करने की ट्राई करता हूँ. ये सपोज कर रहे हैं डेल एक्स जो था ना इसकी वैल्यू कम है. अच्छा, इधर एक पॉइंट बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसमें जिसकी वैल्यू कम होगी ना तो मतलब वो सर्टेनिटी है, उसमें जिसकी वैल्यू कम उसमें ज़्यादा सर्टेनिटी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसमें अनसर्टेनिटी है. क्लियर है? अब जैसे सपोज करें पोजीशन को मैंने सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू कितनी है 1, और अनसर्टेनिटी पी में क्या है 10 होगी, तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना आता है 10, और 10 भी एक कांस्टेंट है. अब नेक्स्ट केस में मेजर करता हूँ जी मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर देता हूँ, वो आती है 1. फिर जो पोजीशन के पास अनसर्टेनिटी है वो 10, तो 10 इंटू 1 वो भी 10. तो मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास एक कांस्टेंट आएगा या ग्रेटर देन आएगा. एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, अगर दूसरी कम होगी तो पहली बढ़ जाएगी. तो इस तरह आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट या ग्रेटर देन कांस्टेंट आएगा. क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं. सो इफ़ वन क्वांटिटी इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी, अगर एक क्वांटिटी आप एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं देन अदर विल बी विद अनसर्टेनिटी, तो दूसरी जो है अनसर्टेनिटी के साथ होगी. ठीक है, नेक्स्ट है लोअर द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लोअर विल बी अनसर्टेनिटी एंड वाइस. जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ये जो 1 है या जिसकी इन दोनों में से वैल्यू कम है उसका मतलब है उसमें सर्टेनिटी है. ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, जितनी पैरामीटर की वैल्यू कम होगी और उसमें क्या है अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी. अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ उसमें सर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशन. There are some limitations associated with uncertainty principle. What are these limitations? We will discuss now. It is only applicable for microscopic substances like electron, proton, and neutron. As I have discussed already with you that this is the case, this is the scenario for microscopic particles, not the macroscopic particles, because microscopic particles can be determined with respect to position and momentum anytime with accuracy, but not with the case this is microscopic particles. Clear? Next point है because microscopic species. Here I am quoting the reason that why we don't associate the microscopic particles. Macro मतलब macro का मतलब होता है बड़ा. We don't associate macroscopic particle with uncertainty principle. Here is the reason. Because macroscopic species can be detected easily with reference to position and momentum, and in this case product of uncertainty in position and momentum is so small that can be ignored. अब होता क्या है, हमने रिलेशन क्या देखा है डेल एक्स डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. अब मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी सर्टेनिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ बड़ी है आपके पास, मतलब सपोज करें स्टोन है आपके पास, अब उसकी आप पोजीशन मेजर करेंगे एक्यूरेसी के साथ तो डेल एक्स क्या है वैल्यू कम हो जाएगी, सर्टेनिटी ज़्यादा है. अब उसका मोमेंटम भी आप चेक कर सकते हैं एम से, उसकी वेलोसिटी आप चेक कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट लेंगे आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, वो भी आपके पास सर्टेनिटी के साथ आएगा. सर्टेनिटी के साथ आएगा मतलब उसकी वैल्यू कम होगी. ये जो वैल्यूज है ये आपको अनसर्टेनिटी बताएंगी, वैल्यू कम अनसर्टेनिटी कम, वैल्यू ज़्यादा अनसर्टेनिटी ज़्यादा है. ठीक है, अब चूंकि हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए फिर डेल एक्स और डेल पी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है, 1, 0.1 इस तरह की कोई वैल्यू आ सकती है.
तो जिसको हम क्या है इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए दिस प्रिंसिपल इज नॉट कंसर्न विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। इट इज मेंशन्ड इन योर बुक दैट कॉम्पटन इफेक्ट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग। कॉम्पटन जो है वो हमें हेल्प करेगा इस अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करने में। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, मैंने एक लाइन में आपको एक्सप्रेस किया है, वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। फोटोन के किसी चीज़ पर जाना और वहाँ से स्कैटर करना, वहाँ से डिफ्रैक्ट होना, ये है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसको आपने जेहन में रखना है और हम देखेंगे किस तरह कॉम्पटन इफेक्ट क्या है हमें मतलब हेल्प आउट करता है अंडरस्टैंडिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि किस तरह कॉम्पटन इफेक्ट हेल्प आउट करता है इन अंडरस्टैंडिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको पॉइंट कौन सा याद रखना है कि लाइट जब आए और डिफ्रैक्ट हो या स्कैटर हो तो ये है कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। पहले हम देखते हैं पोजीशन, कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करना चाहते हैं, किस तरह मेजर कर सकते हैं वो हम देखते हैं, और उसमें लाइट डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन किस तरह इन्वॉल्व है। लेकिन इससे पहले तमहीद मानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तमहीद क्या, जिस तरह आप उर्दू ऐसे वगैरह लिखनी होती है, आप स्टार्ट में कुछ लिखते हैं ना, तमहीद उसे कहते हैं। तो इधर इससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आएगी। द इम्पोर्टेंट टू नो बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड। क्या बात है जी वो, डू यू नो दैट वी गेट इमेज इन आवर सेल फोन्स बाई डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आपको पता है कि जो मोबाइल्स वगैरह हैं या सेल फोन्स हैं, उससे हम जो चीज़ देखते हैं, जिसका इमेज देख रहे होते हैं, वो होता क्या है, होता ये है कि लाइट आकर उस पर टकराती है, वो लाइट डिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन नहीं है, कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब फोटॉन आया, उस सब्जेक्ट के साथ टकराया और वो सब वहाँ से जो लाइट डिफ्लेक्ट हुई उसको मैं फिर देखता हूँ इन आंखों के जरिए, वो किसी एंगल पर भी हो सकती है। इस तरह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है किसी चीज़ का इमेज देखने में मदद देता है। अब सपोज करें मैं मतलब एक इधर कोई सब्जेक्ट पड़ा है, बॉल पड़ी है, मैं उसको देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, उस पर लाइट फॉल कर रही है, वो लाइट उधर से डिफ्रैक्ट होती है, मेरी आंखों तक आ रही है किसी एंगल पर, जिसकी वजह से मैं वो ऑब्जेक्ट का क्या है इमेज देख पा रहा हूँ। अगर वो लाइट बॉल पर पड़े लेकिन वो डिफ्रैक्ट ना हो, स्कैटरिंग ना हो, तो फिर मैं उस चीज़ का इमेज नहीं देख सकता। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी आपके बताऊंगा कैसे ये मतलब हो सकता है कि लाइट डिफ्रैक्ट ना हो। इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ आवर लाइट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, अगर लाइट जो उस पर पड़े वो डिफ्लेक्ट ना हो या स्कैटर ना हो तो फिर क्या होगा, नॉट रिसीव्ड बैक, देन वी विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। कहता है अगर लाइट पड़े किसी ऑब्जेक्ट पर और डिफ्रैक्ट ना और हमारी आंखों तक ना पहुंचे, जिस चीज़ के जरिए से हमने देखना है, तो फिर क्या है, हमें कोई इमेज नज़र नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट गेटिंग इमेजेस ऑफ ब्लैक होल। आप जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा होल है जिसमें कोई लाइट जाती है तो वापस नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसकी मैं इमेज भी आपको शो करता हूँ जिससे आपको और क्या है क्लियर हो जाएगा। ये ब्लैक होल है, अगर इसमें लाइट जाए कोई वापस ना आए, वापस नहीं आएगी तो हम इमेज नहीं देख सकेंगे। इसलिए बहुत रेयर चांसेस हैं कि ब्लैक होल के कोई कुछ इमेजेस बस अभी आई हैं रिसेंटली तकरीबन, लेकिन इससे पहले कोई इमेज इसकी नहीं थी आ रही। क्यों कि लाइट इसके अंदर जाती थी लेकिन डिफ्रैक्ट होकर या स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं था हो रहा, तो इस वजह से हमें कोई इमेज नज़र नहीं थी आ रही, उसकी पोजीशन हमें दिखाई नहीं थी दे रही। इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। बिकॉज लाइट सेंट इनटू इज नॉट डिफ्लेक्टेड बैक, सो क्योंकि लाइट जो भेजी जाती थी ब्लैक होल में इमेज लेने के लिए, उसकी पोजीशन चेक करने के लिए, वो लाइट डिफ्लेक्ट नहीं थी होती और हमें कुछ रिजल्ट, कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं थी मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं कि पोजीशन हम चेक कर रहे हैं, पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कैसे डिटरमाइन करनी है। अभी तक मैंने आपको एक बेस बताई है क्या फिनोमेना होता है, आप किस चीज़ का इमेज देखते हैं या पोजीशन देखते हैं, क्या फिनोमेना होता है, वो होता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन। ठीक है, इस पॉइंट को आपने जेन में रखना है क्योंकि हम कॉम्पटन इफेक्ट के रिलेटेड बात करनी है ना, तो ये जेन में आपने बात रखनी है डिफ्लेक्शन वाली, फिर आपको समझ आएगा। अब है जी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी।
ये आपने पहले भी पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एनर्जी के। इसका मैं रिलेशन भी आपको दिखाऊंगा किस तरह ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इफ वी वांट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना अराउंड द न्यूक्लियस, विजिबल लाइट कैन नॉट बी यूज्ड। विजिबल लाइट यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मिलियन टाइम्स लार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या ऊपर डिस्कस किया कि वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या है, मिलियन टाइम्स हाई है। मिलियन टाइम्स हाई है तो एनर्जी उसकी बहुत मिनिमम है, ठीक है। अब वेवलेंथ उसकी इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है तो मतलब उसकी एनर्जी विजिबल लाइट की इलेक्ट्रॉन से कम है। ये बात समझ आती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रिलेशन है जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा। नेक्स्ट है, एज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो उसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। ऐसे ही है ना। होगा क्या फिर, सो टोटल एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, और मैं ऊपर क्या है विजिबल लाइट फॉल करवाऊँ इलेक्ट्रॉन पर। अब चूंकि विजिबल लाइट की एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल लाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर विजिबल लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती तो वो क्या उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर जाता। कैसे, उसको मैं एक डायग्राम से भी शो करता हूँ। डायग्राम से मैं आपको शो करता हूँ कैसे ही होता है। अब ये देखिए विजिबल लाइट है, ठीक है। विजिबल लाइट क्या है, इलेक्ट्रॉन में फॉल कर रही है। और मैंने पहले डिस्कस किया कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से कम है। इलेक्ट्रॉन पर जब कोई फोटॉन आके गिरता है ना तो इलेक्ट्रॉन उसकी कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी है उतनी टोटल एनर्जी है विजिबल लाइट की। तो क्या होगा, विजिबल लाइट आई, टोटल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व कर ली। तो ये क्या है जी, कोई हमारे पास लाइट क्या है स्प्लिट होकर नहीं गुजरेगी। क्लियर है। अच्छा, ये तो एक पार्ट था ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिहाज से। अब दूसरा हम सिनेरियो देखते हैं वेवलेंथ के लिहाज से। हमने डिस्कस किया कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह भी हो सकता है कि ये मतलब विजिबल लाइट आ रही हो, वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है, इधर ऊपर से ही गुजर जाए। ये सपोज करें इलेक्ट्रॉन है, ये विजिबल लाइट इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इस तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन को टकराए ही ना और ऊपर से गुजर जाए। और जब टकराएगी ना तो हमारे पास कोई पोजीशन नहीं आएगी और कोई स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारे पास कोई इमेज, कोई पोजीशन डिटरमिन नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। और इस तरह स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन हमें हेल्प आउट करता है अंडरस्टैंडिंग में, जो कि असल में कॉम्पटन इफेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है जी कि अगर हमने फिर पोजीशन को डिटरमाइन करना है फिर हम क्या करें। हम छोटी वेवलेंथ वाली कोई फोटॉन यूज़ करें तो हम पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम कौन सी यूज़ करते हैं जी, एक्सरेज को यूज़ करते हैं, जिनकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से कम होती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की क्या है जी, देन वी विल यूज एक्सरेज फॉर पोजीशन डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। फिर हम क्या है, एक्सरेज को यूज़ करते हैं। बिकॉज एक्सरेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्टर तो एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, हमने डिस्कस भी किया है। E इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा, ई एनर्जी, एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। When this X-ray will strike electron, then it will change its velocity. ये अब पोजीशन तो डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन अब ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। वो कैसे, इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ। ये एक्सरे आई, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सपोज करें इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ले लेगा, बाकी जो इसके ऊपर एनर्जी है ना वो क्या है, वो इधर स्कैटरिंग हो जाएगा एक्सरेज। और इधर हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है ताकि हम देख सकें किस एंगल पर लाइट डिफ्लेक्ट होकर आती है। फिर हम उस एंगल से चेक कर लेते हैं किस जगह पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी। तो इस तरह उसकी पोजीशन जो है वो तो एक्यूरेसी के साथ, सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन हो जाती है। तो हमने कहा कि अगर एक चीज़ सर्टेन है तो दूसरी अनसर्टेनिटी। अब पोजीशन तो सर्टेनिटी हो गई, तो इसके साथ मोमेंटम कैसे अनसर्टेन हो जाएगा वो हम देखते हैं। अब जब एक्सरे इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा
इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करने लग जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब है मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इस तरह उसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो जाएगा। मोमेंटम इससे एक्यूरेसी के साथ नहीं डिटरमाइन किया जा सका, लेकिन पोजीशन डिटरमाइन की जा सकी है। ठीक है, तो इस तरह ये स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। और यही स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, वो है जी कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सो सर्टेनिटी इन पोजीशन इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इस तरह पोजीशन में सर्टेनिटी है लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन ऑफ द एक्सरे बाय द इलेक्ट्रॉन इफ टू अवॉइड द चेंज मोमेंटम। अब कहते हैं हम चाहें कि मोमेंटम चेंज ना हो, फिर क्या कर सकते हैं? फिर हम कर सकते हैं, वो विल यूज़ द ग्रेटर वेवलेंथ। फिर हम हाई वेवलेंथ वाली, ग्रेटर वेवलेंथ वाली कोई फोटॉन यूज़ करें। ग्रेटर वेवलेंथ वाली फोटॉन यूज़ करें तो उसका मतलब क्या है? एनर्जी कम होगी। तो ये हमने केस विजिबल लाइट वाला डिस्कस किया नहीं, तो उसमें क्या है, हमारे पास पोजीशन डिटेक्शन नहीं हो रही थी, पोजीशन हमारे पास एक्यूरेसी के साथ नहीं था आ रहा। तो इस तरह हम क्या है, एक ना एक अनसर्टेनिटी को हमें क्या है, बियर करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। देन द अनसर्टेनिटी विल बी विद पोजीशन। तो अगर हायर वेवलेंथ वाली, लोअर एनर्जी वाली फोटॉन यूज़ करें तो हमारे पास क्या है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 5 चैप्टर। सो अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। एंड इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल अप टिल नाउ, काइंडली डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।